नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, धन और ऐश्वर्य में होंगे, सुख में होंगे, कल्याणकारी जीवन जी रहे होंगे और समस्त सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और मैं प्रभु से निवेदन करता हूं कि मेरे समस्त श्रोताओं के अतिरिक्त, सब्सक्राइबर के अतिरिक्त सब लोग आनंद का जीवन जिए। आज एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूं आपको। थोड़ा सा कुंडली पर है, हाथ की रेखा के बारे में भी आपसे बात करूंगा। आज मैं आपको ये बताता हूं कि कुंडली के अंदर त्रिकोण और केंद्र अपना क्या महत्व रखते हैं। और सबसे बड़ी बात जिस पर मैं चर्चा करने के लिए ज़्यादा प्रयास कर रहा हूं, वो आपको ये बताने के लिए कि अपने साइन में बैठा हुआ ग्रह कितनी वैल्यूज़ रखता है। आप ये देखिए कि उस कुंडली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, महत्व नहीं दिया जाता। ऐसे लोगों के भाग्य को बहुत अच्छा पाया गया है, जिनके मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12 कॉलम्स हैं हमारे, 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें 2 प्लैनेट हवाई हैं, नहीं है। राहु केतु का महत्व अंतरिक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी गणना होती है। इनका फिर भी अपना महत्व है, बहुत बड़ा रोल है राहु का और केतु का हमारी कुंडलियों के अंदर। अगर ये सारे ग्रह एक एक ग्रह के रूप के अंदर एक एक कॉलम में बैठे हैं, कुंडली में बहुत ताकत आ जाती है। जैसे लगन है, किसी का कोई लगन है, मेष लगन है, मेष में मंगल बैठ जाए, वृष के अंदर शुक्र है, आगे चलते हैं, 7वां आ गया तो शुक्र का घर तुला, अगर वहाँ शुक्र बैठता है, इस तरह करके। और अगर वो अपने घरों में नहीं भी हैं, अपनी राशि में नहीं भी हैं, अकेले अकेले बैठे हैं, तो अपने मित्र और शत्रु ग्रह के अनुसार वो शक्ति को पकड़ लेंगे और कुंडली ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसकी अपेक्षा कि 3-3, 4-4 ग्रह अगर इकट्ठा बैठे हों, जैसा कि मैं कहा करता हूँ आपको, सूर्य जहाँ बैठेगा और 3 ग्रह और साथ में बैठ जाए, 2 ग्रहों को तो अस्त कर ही देगा। यानी कि वो कुंडली के अंदर वैल्यूलेस हो जाएंगे, उनका महत्व खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि मैं कई व्यक्तियों को मिलता हूँ जिनकी कुंडली के अंदर चतुर्वेद चौथे घर का मालिक अस्त है। अपना घर ना बना तो बहुत देर से बना, कुछ भी हुआ। ऐसे लोगों को सुखों को प्राप्त करने के लिए कई अभावों का मुकाबला करना पड़ता है, कई कमियों का मुकाबला करना पड़ता है। आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 3 ट्राइन हो गए, 3 त्रिकोण हो गए, लगन त्रिकोण हो गया, 5वां घर त्रिकोण हो गया, 9वां भाव त्रिकोण हो गया। अगर किसी व्यक्ति का लग्नेश, पंचमेश और नवमेश 9वां भाव में ही आ जाए, कुंडली में एक विशेष प्रकार की ताकत आ जाएगी। क्योंकि तीनों त्रिकोणों के मालिक फिर इकट्ठा हो रहे हैं और भाग्य स्थान पर हो रहे हैं। भाग्य स्थान पर ना भी हो, अगर लगन में भी तीनों त्रिकोण इकट्ठे हो जाए, पंचम में तीनों त्रिकोण इकट्ठे हो जाए, कुंडली के अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था और करता रहूंगा। 4 केंद्र हैं हमारे। लगन केंद्र हो गया, चतुर्थ भाव केंद्र हो गया, सप्तम और दशम, सारे ही महत्वपूर्ण हैं। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो दुर्बल हो। अगर ये चारों के चारों ग्रह किसी एक त्रिकोण में चले जाएं, हाँ, यहां ये ताकत पकड़ते हैं। अगर ये चारों ग्रह, लग्नेश भी, चतुर्देश भी, सप्तमेश भी और दशमेश भी, सारे इकट्ठा होकर किसी त्रिकोण में चले जाएं, पंचम में या नवम में, तो समझ लो कुंडली में राजयोग आ गया। मैं किसी आपको योग का नाम नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ जनरल नॉलेज की बातें बता रहा हूं, जो कुछ देखने के बाद समझना पड़ता है। एक बात और आपको बताता हूं, कुंडली के अंदर अगर लगन कुंडली में बैठा हो, लगन के अंदर चंद्रमा कुंडली के अंदर बैठा हो, लगन में चंद्रमा कुंडली में बैठा हुआ हो और कहीं वो सिंह राशि का हो, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे लोग विभिन्न स्थानों की यात्राएं करते हैं, सुखी जीवन जीते हैं, धन की कोई कमी नहीं आती, विदेश जाने के कई बार योग बनते हैं और सुंदर होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप पकड़ा करो। पिछली बार मैंने आपको अष्टम के में बैठे हुए बृहस्पति के बारे में काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया था, फिर मैंने बाद में एक शॉर्ट वीडियो भी दिया था
मुझे ख्याल नहीं, मैंने देखा नहीं कि आपने देखा कि नहीं देखा, कि आप समझ गए ना, तीनों त्रिकोण इकट्ठा हो जाएं, तीनों त्रिकोणों के मालिक इकट्ठा हो जाएं और कहीं केंद्र में आ जाएं, और चारों केंद्रों के मालिक इकट्ठा होकर किसी केंद्र त्रिकोण में चले जाएं, तो कुंडली में राजयोग बनता है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बता रहा था, हम उच्च के ग्रहों को ढूंढते रहते हैं। जरूरी नहीं कि उच्च का ग्रह दे अपना फल दे और नीच का ग्रह बड़ा तंग कर जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं। कई बार नीच का ग्रह बहुत कुछ दे रहा होता है। कैसे भला? देखिए, चंद्रमा नीच वृश्चिक राशि में होता है, अपने प्रबल मित्र मंगल के घर में आकर होता है। आप मंगल को देखिए, मंगल उच्च का कहां हो रहा है? मंगल मकर राशि शनि के घर में जाकर उच्च का हो रहा है, प्रबल शत्रु के घर में हो रहा है। यानी कि वो उच्च तो रहेगा, लेकिन एक आधे दिन के लिए। अब जैसे 40 दिन का स्टे है मंगल का, वो 40 दिन उच्च नहीं रहेगा। जब वो अपनी डिग्रीज को पूरा कर लेगा उच्च वाली को, तो उच्चता को त्याग देगा। जो मित्र क्षेत्र में जाकर उच्च के होते हैं, उनका लंबा स्टे है। अगर 2.25 दिन का स्टे चंद्रमा का है और वृश्चिक राशि के अंदर है, तो वो है मित्र क्षेत्र में, है नीच। तो क्या होगा? अगर वो कि पंचम स्थान में आकर बैठ गया है, ऐसा व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में आबद्ध हो जाएगा। अगर नीच का होकर लगन में चला गया, उस व्यक्ति की सोच के अंदर मिथ्याभास आ जाएगा। दूसरे में हो तो गारंटेड समझो। अगर चंद्रमा दूसरे घर के अंदर आ जाए और उसकी स्थिति मजबूत ना हो, ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर होता है, क्योंकि चंद्रमा का काम ही वाणी से रिलेटेड है ना, वाणी से रिलेटेड। आगे चलता हूं, जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर किसी की कुंडली के अंदर आपने उस कुंडली का महत्व देखना हो, तो आप ये देखिए कि इसके कितने कॉलम्स जो हैं वो ठीक चल रहे हैं। यानी कि शुक्र चतुर्थ में आ जाए, बृहस्पति दशम में आ जाए, बृहस्पति लगन में आ जाए, तो क्या बात है। लगन का बृहस्पति आदमी को बहुत कुछ देने में समर्थवान है, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर चारों केंद्रों के अंदर ग्रह बैठ जाएं, तो मैं आपको चतुसागर योग कहा करता हूं ना, चारों केंद्रों के अंदर एक एक ग्रह या दो ग्रह मित्र क्षेत्र के बैठे हुए हों, और एक ग्रह बैठा हुआ हो त्रिकोण के अंदर। अब देखो, इनमें शनि भी आएगा। राहु को हम मानते नहीं, केतु को मानते नहीं, शनि भी तो केंद्र में आएगा ना कहीं, तो उसका कोई ऐसा बुरा प्रभाव नहीं है। अगर एक लगन में शनि आ जाए, चतुर्थ भाव के अंदर सूर्य आदि आ जाए, सप्तम के अंदर चंद्रमा आ जाए, दशम के अंदर बृहस्पति आ जाए, तो ये एक चतुसागर योग फॉर्म कर गया। एक मैंने देखा था, उसके 4 इसी प्रकार के योग थे, और एक उच्च का शुक्र होकर पंचम भाव में आ गया। लगन उसका वृश्चिक था, तो ऑटोमेटिकली 5वें घर में आकर मीन राशि का शुक्र उच्च का हो गया। मैंने उस व्यक्ति को जीवन के अंदर कभी कष्ट पाते, भगवान करे किसी को कष्ट ना हो, कष्ट पाते नहीं देखा। सब कुछ उसको बना बनाया मिल जाता है। हमारे साथ के लोग हैं वो, मैं देखता हूँ 70 वर्ष के हो गए, लेकिन मैंने महसूस किया कि अगर उसको संतानें मिली तो आज्ञा वाली संतानें मिली। घर में जो कुछ है बहुत अच्छा है, ईश्वर की कृपा। चतुसागर योग फॉर्म हो गया। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको बता रहा था, त्रिकोण के मालिक इकट्ठे हो जाएं और केंद्रों के अंदर, हर केंद्र के अंदर ग्रह चला जाए। राहु केतु को छोड़ देना बिल्कुल, राहु केतु का कोई केंद्र में महत्व नहीं है। अगर बाकी ग्रह बैठें, 7 ग्रह हैं, 4 बैठ जाएं, कई किताबों में ये लिखा हुआ है 2-2 बैठे। अगर 2-2 बैठे तो 8 हो गए। तो ये योग तो फॉर्म होना है 7 ग्रहों के ऊपर, 4 ही होंगे, और एक बैठा होगा त्रिकोण के अंदर, अच्छी स्थिति लेकर बैठ जाए। चतुसागर योग कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको एक दिन और बात बताई थी, जैसे जैसे मुझे याद आती है मैं बातें करता जाता हूँ। मैंने कभी किताब आगे खोल रखने की कोशिश नहीं करी, उससे मेरी एकाग्रता भंग होती। अगर किसी की कुंडली के अंदर दशम भाव का स्वामी अति सुदृढ़ हो, ये बात याद रखने वाली है। दशम भाव का स्वामी अति सुदृढ़ हो या उच्च का होकर कुंडली में कहीं बैठ जाए,
और छठे घर का स्वामी अति दुर्बल हो जाए, वो व्यक्ति अपने जीवन में कोई युद्ध पराजित नहीं हो सकता। भले ही वो कोई मुकदमा हो, भले ही कोई नैतिक झगड़ा हो, लड़ाई हो, वो नहीं हारेगा। जो पुरातन काल के योद्धाओं की हम कुंडलियां देखते हैं, उनका यही था, यही स्थिति थी उनकी, कि उनकी कुंडली के अंदर दशम भाव बड़ा प्रबल था और छठा भाव कमजोर था, तो शत्रु पर हावी रहे वो लोग। तो ये तो थोड़ी सी बातें मैंने आपसे करी, 10-11 मिनट भी हो गए, कि आप याद रखना इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। मैं पिछली बार भी बृहस्पति पर चर्चा कर रहा था कि अगर बृहस्पति अष्टम में बैठ जाता है किसी भी स्थिति के अंदर, ये ना हो कि अति प्रबल शत्रु क्षेत्र में चला जाए, तब भी काम तो करेगा, दृष्टियां तो उसकी तब भी जाएंगी। पहली दृष्टि द्वादश पर गई, व्यक्ति को वो पर सेवा में लगाता है, वो दूसरों की सेवा करके बड़ा प्रसन्न होता है। दूसरी दृष्टि उसकी 7वें भाव पर गई, 7वां घर वाणी का होता है और पैतृक संपत्ति से भी रिलेटेड होता है, उनको ये दोनों चीज़ें खूब मिलेंगी। तीसरी दृष्टि उसकी जो जा रही है अति महत्वपूर्ण, अष्टम से, अष्टमीन पुरातत्व के घर से सुख स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि 9वीं जा रही है, यानी कि उसको अपने पिछले जन्मों के कर्म मिलेंगे, अपने बुजुर्गों की संपत्ति मिलेगी और जीवन के अंदर कभी ना कभी अकस्मात धन का लाभ होगा ही होगा। खास तौर पर कर्क लगन में और मेष लगन में अगर अष्टम का बृहस्पति है, कर्क लगन हो, मेष लगन हो और अष्टम में बृहस्पति हो, तो ज़रूर कुछ मिलेगा, क्योंकि एक में वो चला जाता है कुंभ राशि के अंदर, एक में चला जाता है वो वृश्चिक राशि के अंदर, अकस्मात धन योग किसी भी आयु के अंदर। तो मेरी ये बातें याद रखना। मैं आपको कई बार रेखाओं की बातें करता रहता हूँ, रेखाओं की मैं बातें आपको करता रहता हूँ, मैं आपको बताता रहता हूँ कि जीवन रेखा के साथ चलने वाली रेखा यहाँ पर है, ये देखिएगा, महावीर रेखा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन इन आवर लाइफ। अगर ये रेखा आपके जीवन के अंदर है तो आपको धन की कमी आ भी जाए तो पूरी हो जाएगी, स्वास्थ्य गिर भी जाए, याद रखना यहाँ पर होती है ये इस जगह पर, स्वास्थ्य गिर भी जाए फिर आप स्वास्थ्य को पकड़ जाएंगे। अगर आपकी कहीं प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचे तो फिर प्रतिष्ठा का पुनर्निर्माण हो जाएगा। महावीर रेखा कहा गया है, मंगल रेखा कहा जाता है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, सिर्फ ये हृदय रेखा, हृदय रेखा 2 ना हो जाए ऊपर नीचे, ठीक नहीं है। ऐसा आदमी स्वभाव से दो तरफा सोचता रहता है, 2 बात सोचता रहता है, करूं कि ना करूं, इफ्स एंड बट्स में पड़ा रहता है। अगर किसी की भाग्य रेखाएं 2 हो गई हैं, वाकई भाग्य रेखाएं 2 हैं, हो क्लियर, किसी की सन लाइन 2 हो जाए, प्रतिष्ठा प्रतिभा सब कुछ मिलेगा। और सन लाइन एक ऐसी लाइन है जितनी गहरी होगी ज़्यादा काम करेगी, और लाइनें गहरी होकर काम नहीं करती। सन लाइन अगर गहरी हो जाए तो ज़्यादा काम करेगी। भैया हाथ ऐसे कोई करे तो चमक रही होगी सन लाइन। मैंने ऐसे लोगों को बहुत बड़े बड़े पदों पर देखा, सरकारी पदों पर भी देखा। जीवन रेखा 2 हो गई, मैंने बताया महावीर रेखा के साथ कमाल कर गई, जीवन ही कमाल का हो गया। अगर ब्रेन लाइन, ब्रेन लाइन 2 भागों में आगे विभक्त हो रही हो, उसे भी देवताओं का साथ मिल जाता। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे करनी थी, छोटा सा वीडियो 15 मिनट का बनाया। आप इसे देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे, ताकि मैं आगे आपसे कंटिन्यूटी करूं। और मेरा हमेशा मन होता है कि जब मुझे ज़रा सा भी समय मिल जाता है मैं एक वीडियो डाल देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको सुख दे, आपके पास कोई कमी ना हो। मैं किसी दिन चर्चा करने जा रहा हूं दाम्पत्य पर, कि दाम्पत्य किन कारणों से बिखरते हैं। बहुत हो रहे हैं केसेस जहां विचार नहीं मिलते। कुंडलियां तो सबकी मिलाई जाती हैं, पहले मोस्टली मिलाई जाती हैं, फिर क्यों नहीं विचार मिल रहे? क्या हम मेन मुद्दों से भटक तो नहीं रहे? क्या हमने कुंडली के ग्रह मिला लिए, 36 में से 27 आ गए, 28 आ गए, 35 आ गए, 24 आ गए, मिल गया जी? क्या हम नाड़ी दोष को छोड़ तो नहीं रहे? शायद मंगलिक दोष को भी छोड़ दे, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं कुंडली में कट रहा होता है। मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, मंगल साफ है, मंगल शनि इकट्ठे ना हो, वरना शनि ज़्यादा ताकत पकड़ जाएगा, मंगल भी ज़्यादा ताकत पकड़ जाएगा। जो दोनों परस्पर विरोधी ग्रह हैं,
लेकिन ताकत पकड़ जाता है एक इसमें से। अगर चतुर्थ के अंदर, सप्तम के अंदर, अष्टम के अंदर, द्वादश में मंगल चला जाए, लगन में चला जाए, मंगलीय दोष तो क्रिएट करता ही करता है, लेकिन अगर इस पर कहीं शनि की दृष्टि चली जाए तो मंगल कट जाता है। 2-3 लगन में आपको अगली बार बताऊंगा, जिसमें सिंह और कुंभ तो मुझे अब भी याद, वृष, सिंह और कुंभ, इसमें मंगल दोष लगता ही नहीं, मंगल परिहार है उसके अंदर, मंगल कट रहा है। ये मैं पुस्तक रख के सामने बैठूंगा तब आपको मैं पूरा विवरण दूंगा कि किस किस राशि के लगन पर मंगल दोष प्रभावी नहीं होता। ये चीजें देखनी पड़ती हैं। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी लड़की की कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में उसे मंगल डिक्लेयर कर रहा हो, चतुर्थ में, लगन में, सप्तम में, अष्टम में, कहीं भी जहाँ 4 जगह बैठता है, लगन का, चतुर्थ का, सप्तम का, अष्टम का, द्वादश का में मंगल बैठा है, लड़की का या लड़के का, और जो दूसरी कुंडली मिलान के लिए आई हुई है, अगर लड़की की कुंडली आई है और लड़के की मिलान के लिए आई है, अगर उस लड़के की कुंडली के अंदर इन्हीं जगहों पर शनि बैठ जाए तो मंगल ऑटोमेटिकली जो है उसका परिहार हो जाता है, मंगल कट जाता है। आप इस बात को बड़े गौर से समझना, ये अक्सर मिल जाता है, कुंडली के अंदर मंगल कटता हुआ मिल जाता है। अच्छे रिश्तों को मत छोड़िए, छोटी छोटी बातों को क्लेरिफाई कर लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा। मैं शीघ्र आपसे फिर मिलता हूँ। मैंने हाथ की रेखाओं के बारे में बताया, जो रेखाएं डबल होंगी, हार्ट रेखा को छोड़ दो, हार्ट रेखा डबल नहीं होनी चाहिए, मतलब आदमी दोगली नीति का भी हो जाता है। ब्रेन लाइन डबल हो और जीवन रेखा के डबल, कमाल है। सन लाइन हो, एक ही काफ़ी है, 2 हो तो कमाल ही हो गया। तो मैं फिर आपसे और चर्चा करूँगा और बातों के साथ। इसी के साथ मैं करनाल से ज्योतिषाचार्य यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।